चैप्टर हमारा न्यूक्लियर फिजिक्स। नहीं, किसी में नहीं पढ़ा बेटा अभी तक। तो डिविजन का नंबर उनको भी नहीं पढ़ाया, तुमको भी नहीं पढ़ाया अभी। अब दोनों साथ में पढ़ना है तुम लोग को, है ना। चल देख बच्चा, न्यूक्लियर फिजिक्स में, तो न्यूक्लियर फिजिक्स में किसके बारे में बात होनी है बेटा? ये किसके बारे में बात होगी? अबाउट न्यूक्लियस, है ना बेटा। ये किसी भी न्यूक्लियस की बात होगी, है ना बेटा। तो देखो, कोई भी न्यूक्लियस या कोई भी एटम को पकड़ो अगर, है ना बेटा, तो हर एटम में क्या देखते हो तुम कि ऐसे कोई भी एक्स मान ले बेटा, एटम है, एलिमेंट है, उसमें ये लिखा होता है बेटा जेड और ये ए, है ना। तो बता बेटा, जेड का मतलब क्या हो गया? जेड का मतलब क्या हो गया बेटा? एटॉमिक नंबर, है ना बेटा। जेड का मतलब क्या हो गया? एटॉमिक नंबर, ठीक है बेटा, है ना। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है बेटा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, है ना, ठीक है। और ए का मतलब क्या होता है बेटा? ए होता है हमारा एटॉमिक मास नंबर, है ना बेटा, एटॉमिक मास नंबर। एटॉमिक मास नंबर का मतलब क्या हुआ बेटा? तो इसका मतलब है बेटा नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, है ना बेटा, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, ठीक है। अब बोलो न्यूक्लियॉन्स का मतलब क्या होता है? न्यूक्लियॉन्स का मतलब क्या होता है बेटा? इसका मतलब है क्या? न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स, है ना बेटा। मतलब मेंबर ऑफ न्यूक्लियस, मेंबर ऑफ न्यूक्लियस इज कॉल्ड न्यूक्लियॉन्स, है ना बेटा। तो फिर ए का मतलब क्या हो गया? तो कहेंगे ए का मतलब हो गया नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, है ना बेटा। नंबर ऑफ प्रोटॉन हो गया हमारा जेड और ये हो गया बच्चा एन, है ना। तो एन इक्वल टू क्या हो गया बेटा? ए माइनस जेड, बोलो बेटा, होगा ना बेटा। एन इक्वल टू ए माइनस जेड। एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास नंबर में से एटॉमिक नंबर माइनस कर लो तो क्या मिल जाएगा तुम्हें? तुम्हें मिल जाएगा बेटा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ठीक है। अब देखो बच्चा, साइज ऑफ न्यूक्लियस, है ना, न्यूक्लियस की साइज, न्यूक्लियस कितनी बड़ी होती है? तो क्या कहेगा? न्यूक्लियस, न्यूक्लियस इज assumed like a very small sphere, है ना बेटा। अच्छा, वेरी स्मॉल में स्मॉल किसके रेस्पेक्ट में? बोलो, स्मॉल किसके रेस्पेक्ट है बेटा? क्या कहोगे? एटम के रेस्पेक्ट में, है ना। एटम के रेस्पेक्ट में बहुत छोटा, है ना। ऑफ ऑफ रेडियस, ऑफ रेडियस आर इक्वल टू आर नॉट ए टू द पावर 1/3, यही वाला ए, है ना बेटा। जहां पे आर नॉट क्या है बच्चा? एक कांस्टेंट है, कितना होता है वैल्यू? 1.1 इंटू 10 टू द पावर -15 मीटर, 1.1 फर्मी मीटर, है ना बेटा, ठीक है। तो बेहतर क्या इसे बेटा तुमको है? बेहतर ये है कि तुम उसको ऐसे याद रखो, तुम इसको ऐसे याद रखो, इन द ऑर्डर ऑफ, इन द ऑर्डर ऑफ 10 टू द पावर -15 मीटर, समझा बेटा। क्योंकि बेटा ये वैल्यू फिक्स नहीं होती, है ना, ठीक है। कितनी होती है बेटा वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि अलग अलग बुक्स में ये डाटा अलग अलग होता है। कहीं कहीं इसकी वैल्यू 1.33 मिलती है बेटा, कहीं कहीं इसकी वैल्यू 1.56 मिलती है, बोलो, है ना। तो बेहतर ये होगा कि तुम इसको याद रखो 10 टू द पावर -15 मीटर के ऑर्डर में, ठीक है। लिख लो, लिख लो बच्चा। गैलेक्सी टैब ए, बोलो भाई। एक डाउट पूछना था कि सर यहीं से स्टार्ट हुआ ना न्यूक्लियर फिजिक्स से? हाँ स्टार्टिंग से अभी स्टार्ट सर हुआ, लेट अभी आए थे हम। ओके, अभी स्टार्ट हुआ बेटा। थैंक यू सर।
नमन, सर वीडियो सॉल्यूशन बना दीजिए बस टेस्ट किसका बेटा? टेस्ट का। टेस्ट का तो मैंने दे दिया ना, पेपर 1 का। अच्छा पेपर ओके 1 का मैंने बना दिया बेटा सोल्यूशन, है ना। पेपर 2 का मैच कर दूंगा, ठीक है। ओके सर। यस सर इसमें वो मॉडर्न फिजिक्स की शीट में सेक्शन एच किसके लिए? सेक्शन एच यस सर, वो इसके क्यों लिए है? कुछ टॉपिक वगैरह है बेटा, जैसे डिवीजन ग्रामर एक्सपेरिमेंट हो गया, अच्छा फिर इलेक्ट्रॉन का डिफ्रैक्शन हो गया, ये सब है, कुछ खास नहीं, ओके, है ना। तो वो बाद में करेंगे साथ में। बात फिनिश, जितना पढ़ लिया उतने में हो जाएगा, ठीक है। अच्छा ओके सर, ठीक जो है, थैंक यू डिफ्रैक्शन सर। वाला चीज होगा वो तुम नहीं पढ़े हो तो नहीं बन पाएगा वो चीज, लेकिन बाकी हो जाएगा, चिंता मत करो। ओके सर, थैंक यू एटम की सर। प्रॉपर्टी, न्यूक्लियस की प्रॉपर्टी, ये सब के बारे में होगा। चल बच्चा, देखो बेटा, अगर ये चार चीज को देखो अगर, है ना बेटा, तो ये तो कह सकते हो ना हम लोग, ऐसे कह सकते हो ना बेटा, बोलो कि अगर मैं न्यूक्लियस के वॉल्यूम के बारे में सोचूं, है ना, तो वॉल्यूम कोई भी स्फीयर का 4/3 πr क्यू, है ना बेटा। तो क्या होगा बोलो, वॉल्यूम भी प्रोपोर्शनल टू ए बोल सकते हैं बेटा, बोल दो। वॉल्यूम भी प्रोपोर्शनल टू ए बोल सकते हैं बच्चा, है ना। तो अब बताओ, यू बोल सकते हो क्या, मास ऑफ न्यूक्लियस m, ये भी प्रोपोर्शनल टू ए। जिसका एटॉमिक मास नंबर ज्यादा होता है बेटा, उसका मास भी ज्यादा होता है ना। तो मास बेटा ए के प्रोपोर्शनल, वॉल्यूम भी ए के प्रोपोर्शनल, तो डेंसिटी, बोलो बोलो बोलो, कहेंगे ना बच्चा, हेंस न्यूक्लियर डेंसिटी, हेंस न्यूक्लियर डेंसिटी इज ए कांस्टेंट। बोल बच्चा, न्यूक्लियर डेंसिटी क्या हो जाएगा, हो जाएगा ना कांस्टेंट, है ना बेटा। और न्यूक्लियर डेंसिटी का जो ऑर्डर होता है बेटा, इज इन द ऑर्डर ऑफ, 10⁻17 kg पर मीटर क्यूब, ठीक है बच्चा। 10⁻17 मीटर क्यूब के ऑर्डर में होता है ना। अब तुम देखो बेटा, 10⁻17 कितना बड़ा वैल्यू है ना। जैसे कि पानी की डेंसिटी तुम कहते हो 1000 kg पर मीटर क्यूब, 1000, 10⁻3, है ना बेटा। और सबसे हैवी लिक्विड किसे माना जाता है बताओ, मरकरी को, है ना बेटा। और मरकरी की डेंसिटी होती है 13,600, इसका मतलब 10⁴। और ये देखो 10⁻17 कितना भारी है ना। समझ सकते हैं ना बेटा, कि डेंसिटी इतनी ज्यादा है न्यूक्लियस का, है ना बेटा। तो फिर हमारे मटेरियल की डेंसिटी इतनी कम क्यों है, तो क्या कहोगे कि मैटर की डेंसिटी मतलब एटम भी काउंट होगा ना बेटा, है ना। तो कहेंगे न्यूक्लियस हमारा बहुत छोटा है ना। और एटम में ज्यादातर हिस्सा वैक्यूम है, एटम में ज्यादातर हिस्सा क्या है बच्चा, वैक्यूम है ना। तो दो चीजों का डेंसिटी निकालो, कैसे निकालोगे, दो बॉडी को, दो लिक्विड को मिक्स कर दे बेटा, तो डेंसिटी कैसे निकलेगी, कहोगे ना m1 + m2 डिवाइडेड बाई v1 + v2, है ना। तो देख बच्चा, न्यूक्लियस का मास तो बहुत ज्यादा है ना, ठीक है, लेकिन टोटल वॉल्यूम उसके रेस्पेक्ट में और ज्यादा, क्योंकि जितने पोर्शन में मास है उसकी वॉल्यूम बहुत कम है, इसलिए एवरेज डेंसिटी काफी कम हो जाती है ना। और चूंकि हर एटम का साइज अलग अलग है, इसका मतलब वैक्यूम वाला पोर्शन है ये सबके लिए अलग अलग है, इसलिए बेटा एवरेज डेंसिटी भी हर मैटर का अलग अलग होता है ना। समझ गया है बात, लिख ले बच्चा, लिख ले। तो चलो एक छोटा सा क्वेश्चन देखा जाए। assume that there is a
प्लैनेट, है ना बेटा, मान लो कोई प्लैनेट है ना, ऑफ डेंसिटी इक्वल टू न्यूक्लियर डेंसिटी, है ना बेटा, न्यूक्लियर डेंसिटी के बराबर है, और कितनी वैल्यू बेटा, 2.3 इंटू 10 टू द पावर 17 kg पर मीटर क्यूब, ठीक है बेटा, एंड मास इक्वल टू, मास जो हमारा है वो क्या है, मास इक्वल टू मास ऑफ अर्थ के मास के बराबर है, कितना है मास, 6 इंटू 10 टू द पावर 24 kg। कहता है बेटा फाइंड इट्स रेडियस, है ना, कहता है बताओ बच्चा इस प्लेनेट का कितना रेडियस होना चाहिए, करो तो कैलकुलेट, करो बच्चा। सौरभ बेटा न्यूक्लियस का मास जो होगा ना बेटा, उसके अंदर क्या होगा, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन ना बेटा, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का लगभग मास बराबर होता है ना, बोलो, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का सौरभ मास लगभग बराबर होता है ना बेटा, है ना, तो इसका मतलब एक प्रोटॉन, है ना बेटा, एक प्रोटॉन तो मास x, एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन तो मास 2x, दो प्रोटॉन दो न्यूट्रॉन तो मास 4x, है ना प्रोपोर्शनल। चलो करो बच्चा। अमित पूछ रहा है फर्मी इज द स्मॉलेस्ट यूनिट, नहीं बच्चा, 10 टू द पावर -34 तुम पढ़ते हो ना, के की वैल्यू, है ना, हाँ डिस्टेंस के लिए तुम बोल सकते हो, डिस्टेंस के लिए सबसे छोटा यूनिट 10 टू द पावर -15 मीटर ही हम यूज कर सकते हैं, बिकॉज दिस इज द मैटर, कोई भी मैटर का डायमेंशन में स्मॉलेस्ट मैटर तो बेटा न्यूक्लियस ही ना है, उससे छोटा कुछ तो है नहीं। इन द ऑर्डर का मतलब होता है बेटा उसके आसपास, हाँ कैलकुलेटर से ही करो, कैलकुलेटर से ही करो। सुजल डिवीजन के में पढ़ लेंगे बेटा, लेकिन वे ऑप्टिक्स से पढ़ेंगे, करो करो। तो क्या हो जाएगा बेटा, ये बहुत सिंपल, मास इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, ये होगा 6 इंटू 10 टू द पावर 24, डेंसिटी हो गया बेटा 2.3 10 पावर 17 इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम हो गया बेटा 4/3 पाई आर क्यू, है ना, कैलकुलेटर से ही करना है, लगभग ये 182 मीटर के आसपास आएगा, है ना, ठीक है बेटा। अब तू समझ सकता है कि 182 मीटर कितना छोटा होता है ना, तुम जहां कहीं भी रहता होगा, तेरे घर से जो अगला मोहल्ला होगा, जो जो तुम्हारा कहो तो नुक्कड़ होगा, चौराहा होगा, उसकी दूरी बेटा 182 मीटर, है ना बेटा, काफी छोटी डिस्टेंस, है ना। सिद्धिका पूछ रही इलेक्ट्रॉन का मास क्यों काउंट नहीं करते हैं, क्योंकि बच्चा इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम है इसके मुकाबले में। अच्छा बोलो तो बेटा एक बात, मान लो मैं कहूं एक ये स्फीयर है बेटा और एक ये स्फीयर है, दोनों का मास बराबर है, लेकिन एक छोटा और एक बड़ा, है ना बेटा, तो बताओ किस प्लेनेट के पास ग्रेविटेशनल फील्ड ज्यादा होगा, ए के पास या बी के पास, बोलो, ग्रेविटेशनल फील्ड ज्यादा कहां होगा, बी के पास ना बेटा, ठीक है। बस अब मुझे बताओ बेटा फोटोन में मास मानते हैं कि नहीं, फोटोन में मास है या नहीं, तो कहेगा यस, फोटोन में मास कब है, जब वो मूव कर रहा है ना, लेकिन जब रेस्ट में है तो मास नहीं है ना बेटा। तो बताओ
जब फोटोन मूव कर रहा होगा, जब फोटोन मूव कर रहा होगा तो उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स का इफेक्ट आएगा या नहीं? बोलो बच्चा, आएगा ना? आएगा ना बच्चा? ठीक है, चलो अब सोचते हैं बेटा कि अगर मैं कहूं कि कोई ब्लैक होल है, ब्लैक होल का मतलब वो पूरा ब्लैक दिखाई पड़ेगा बेटा। ब्लैक होल का मतलब क्या? पूरा ब्लैक दिखाई पड़ना। अब बेटा पूरा ब्लैक दिखाई पड़ने का मतलब क्या हुआ? दिखाई ना पड़ना। बोलो बेटा, ब्लैक का मतलब दिखाई ना पड़ना, है ना बेटा? अब दिखाई ना पड़ने का मतलब समझते हैं। दिखाई ना पड़ने का मतलब समझो, जैसे मान लो कोई भी कलर अगर तुम्हें दिखता है बेटा, है ना, तो वो दिखता है कैसे? कि जब कोई लाइट उसके ऊपर गिरती है बेटा, है ना, तो रिफ्लेक्शन के बाद जो लाइट हमारी आंखों तक पहुंचती है बेटा, उससे हम देखते हैं, है ना, है ना। तो इसका मतलब हुआ बेटा कि वो बिल्कुल इमिट नहीं, बिल्कुल वो रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा अगर ब्लैक दिख रहा है तो, है ना। या कहूं बेटा एक और तरीका है क्या? इमिशन। जैसे कि तेरे कमरे में जितने सामान दिख रहे हैं बेटा, वो सारा सामान कैसे दिख रहा है? तो कहोगे रिफ्लेक्शन की वजह से, है ना। लेकिन जो बल्ब है घर का, जो बल्ब है वो दिखाई कैसे पड़ता है? तो कहोगे इमिशन से, है ना। समझे बात को बेटा? ठीक है। तो बल्ब से अगर कहो बल्ब दिखाई नहीं पड़ रहा, इसका मतलब बल्ब में इमिशन नहीं है ना बेटा। और तुम कहते हो कि दुनिया की हर बॉडी इमिट करती है ना। ठीक है, इसका मतलब ब्लैक होल अगर कोई बॉडी है ना बेटा, तो ये भी इमिट करता होगा, है ना। लेकिन ये दिखाई नहीं पड़ता, इसका मतलब फोटोन इससे बाहर निकल नहीं पाया। क्यों निकल नहीं पाया? क्योंकि फोटोन जब बाहर निकलता होगा तो ग्रेविटेशनल फोर्स उसे वापस खींच लेता होगा। बोलो, है ना बेटा। इसका ग्रेविटेशनल फोर्स इतना स्ट्रांग है बेटा, इतना स्ट्रांग है कि लाइट भी इससे एस्केप नहीं कर पाती है ना। बात समझे बेटा? लाइट भी हमारा इससे एस्केप नहीं कर पाएगा। इसका मतलब इस प्लैनेट की एस्केप वेलोसिटी लाइट की वेलोसिटी से भी ज्यादा है। समझ में आया? ठीक है। तो ऐसे स्टार्स, जिन स्टार्स में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, उसमें सिर्फ न्यूट्रॉन हो, है ना बेटा, उसे बोलते हैं न्यूट्रॉन स्टार। समझा बेटा? इसे क्या बोलते हैं? ये जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया तुमको अभी, इसे क्या बोलते हैं बच्चा? इसे बोलते हैं न्यूट्रॉन स्टार, है ना। और न्यूट्रॉन स्टार की डेंसिटी कितनी? तो न्यूक्लियस के बराबर। ठीक है बच्चा। तो देखो क्वेश्चन, क्वेश्चन कहता है व्हाट शुड बी द रेडियस ऑफ ए न्यूट्रॉन स्टार, है ना बेटा। न्यूट्रॉन स्टार का रेडियस क्या होना चाहिए, है ना। फॉर विच it will behave like a black hole। समझा बेटा? ब्लैक होल जैसा बिहेव करना शुरू कर दे, है ना बेटा, तो उसके लिए उसका रेडियस क्या होना चाहिए, है ना। तुम न्यूक्लियस की डेंसिटी इतना ही इस्तेमाल करो, न्यूक्लियस की डेंसिटी वही इस्तेमाल करो। बेटा न्यूट्रॉन का स्टार है, प्रोटॉन नहीं है इसमें, है ना। कुशल बोलो, सोनाली तुम बोलो। सर वो न्यूट्रॉन स्टार एक बार बता दीजिए, नेट कनेक्शन चला गया। तुम्हारी आवाज बहुत ही गड़बड़ आ रही है बच्चा, मीटिंग को डिस्कनेक्ट करके वापस कनेक्ट करो। बनाओ बेटा बनाओ। सोनाली मीटिंग डिस्कनेक्ट करो, है ना, मीटिंग से बाहर निकल जाओ, वापस इंटर करो। अरे बेटा सिद्धिका,
ऐसा है नहीं, ये एक कॉन्सेप्ट है। ब्लैक होल इज जस्ट ए कॉन्सेप्ट, है ना। न्यूट्रॉन स्टार एक कॉन्सेप्ट है, माना गया है कि सिर्फ और सिर्फ न्यूट्रॉन से ही बना है। इसमें और कुछ ना प्रोटॉन है ना इलेक्ट्रॉन है ना। कल का टेस्ट बहुत हार्ड था। कल का टेस्ट हार्ड तुम्हें इसलिए लगा क्योंकि 11th के पोर्शन ज्यादा थे और 11th का तुम्हें अच्छे से याद नहीं। चलो कोई बात नहीं। अमन बोलो बेटा। सर एक बार न्यूट्रॉन स्टार और ब्लैक होल में डिफरेंस बता दीजिए ना। बेटा न्यूट्रॉन और ब्लैक होल में हम करें कोई डिफरेंस नहीं। ब्लैक होल अपने आप में प्रॉपर्टी है। क्या प्रॉपर्टी है? कि लाइट उससे एस्केप नहीं कर पाती, लाइट उससे बाहर निकल नहीं पाती, है ना। यस सर। न्यूट्रॉन स्टार एक सर, ऐसा अगर मैटर है सर- जो सिर्फ न्यूट्रॉन से बना है। सर वो भी ब्लैक ठीक होता है। है? हाँ, कौन सा? बेटा न्यूट्रॉन स्टार। ब्लैक बॉडी ब्लैक होगा ऐसा कोई जरूरी नहीं है बेटा, समझे। और बॉडी का कलर तुम कैसे डिसाइड करोगे? जब बॉडी वहां से रिफ्लेक्ट होकर लाइट पहुंचेगी तब डिसाइड करोगे ना बेटा, है कि नहीं। यस सर। यहाँ तो रिफ्लेक्ट करके तुम्हारी आंखों तक पहुंच ही नहीं रही, तो कलर की बात क्यों करनी बताओ, ओके है सर। ना। चलो सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो तुम लोग। बनाओ बच्चा बनाओ। ओम कह रहा ब्लैक होल इजंट ए कॉन्सेप्ट, उसकी इमेज मिल गई है भाई। हालांकि ये बात तो अजीब लगती है अपने आप में, जब उससे लाइट एस्केप ही नहीं कर पाया तो इमेज कैसे मिली, है ना। और अगर मिली है इसका मतलब बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन आने वाला है हम लोग के साइंस में, है ना। बेटा लाइट अपनी लाइट पूरी तरह से यूज लूज कर दिया हो सकता है बेटा, लेकिन रिफ्लेक्शन तो होना चाहिए ना। अच्छा बेटा क्वेश्चन पे ध्यान दे, है ना, मत सोच कुछ और। क्वेश्चन पे ध्यान दे बच्चा। कुशल तुम हैंड रेस कर रखे हो, तुम्हारे पास माइक ही नहीं है बेटा, कैसे बात करेंगे? तो फिर हैंड रेस का मतलब ही कुछ नहीं हुआ ना। चलो देखो देखो बच्चा, क्या कहेंगे इसके लिए बेटा हम लोग? इसके लिए कहेंगे बेटा रेडियस ऑफ न्यूट्रॉन स्टार क्या होगा, है ना। तो देख बच्चा, हम कहेंगे इसकी जो इसकेप वेलोसिटी होनी चाहिए ये लाइट के स्पीड से ज्यादा होनी चाहिए बेटा, बोलो, है ना। इसकी वेलोसिटी लाइट के स्पीड से ज्यादा होनी चाहिए। और बेटा इसकेप वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? इसकेप वेलोसिटी का फॉर्मूला है बेटा 2gm/r, है ना। क्या कर देंगे बेटा इसको हम लोग? 2 इंटू जी इंटू रो इंटू 4/3 पाई आर क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, है ना बेटा आर। तो आर कट जाएगा बेटा, यहां से आर कट जाएगा तो क्या आ जाएगा?
ये आ जाएगा बेटा आर बाहर निकल जाएगा और स्क्वायर रूट ऑफ ये हो जाएगा बेटा 4/3 से 2 मल्टीप्लाई हुआ तो ये क्या हो जाएगा बच्चा, ये हो जाएगा 8/3 है ना, 8/3 पाई 0, 8/3 पाई 0 है ना बेटा। तो आर कितना हो गया, तो ये हो गया एस्केप वेलोसिटी डिवाइड बाई स्क्वायर रूट 8/3 पाई 0 है ना बेटा। ठीक है, तो आर की वैल्यू एस्केप वेलोसिटी अगर इससे बड़ी है इसका मतलब आर की वैल्यू इससे बड़ी होनी चाहिए है ना। तो सॉल्व करोगे बेटा तो वैल्यू तुम्हारी आएगी आर मोर देन इक्वल टू 267 किलोमीटर अप्रोक्स है ना। मतलब जिस न्यूट्रॉन स्टार की रेडियस 267 किलोमीटर या उससे बड़ी होगी देन इट मे बिहेव लाइक ए ब्लैक होल। ठीक है बच्चा, लिख लो। ठीक है, लिख लो। आएगा आएगा, रिवोल्यूशन आएगा फिजिक्स में, चिंता मत करो, कुछ ना कुछ तो आएगा। हमारे साइंस का आधार क्या है कि लाइट की वेलोसिटी मैक्सिमम है ना। ये आधार गलत है बेटा। कि साइंस इस लेवल तक पहुंच चुकी है कि लाइट की स्पीड ज्यादा स्पीड अचीव कर चुके हैं लोग। बोलो सिद्धिका बेटा। सर अभी आपने बताया था कि ब्लैक होल के लिए लाइट की वेलोसिटी से भी ज्यादा होती है। स्केप वेलोसिटी ब्लैक होल की नहीं स्पीड बेटा। जैसे अर्थ से हाँ किसी सर, वो तो पार्टिकल को फोटो फेंकते है। हो, हाँ अर्थ हाँ से किसी पार्टिकल को फेंकते हो तो स्केप वेलोसिटी कितनी है बेटा, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड ना। यस सर। बोलो है कि नहीं तो सर है? आपने सर ऐसा क्यों बोला था कि लाइट की स्पीड से भी ज्यादा होती है? बेटा क्योंकि वो ब्लैक होल है बेटा, उससे कोई भी चीज लौट नहीं पाती है, वो दिखता नहीं है ना। तो दिखने का मतलब क्या हो सकता है, या तो इमिट करना या तो रिफ्लेक्ट हाँ करना। मतलब फोटोन बोलो। की ग्रेविटेशन। हाँ हाँ समझ गई सर। हम्म, जी सर। हम्म। भाई इसके वेलोसिटी यही पुट करना है, लाइट का वेलोसिटी पुट करना है बेटा यहाँ पे, तो सॉल्व करके आएगा आंसर ये है ना। आगे देख बच्चा, अब देख तो अगर हम कहें बेटा कि कैलकुलेशन ऑफ मास ऑफ न्यूक्लियस है ना बेटा। अगर मैं कहूं बेटा न्यूक्लियस के मास को कैलकुलेट करो, ये नहीं कह रहे हैं कि मेजर करो, इसको कैलकुलेट करो। तो अगर इसको कैलकुलेट करोगे बेटा तो कैसे बोलोगे, कहोगे मास ऑफ न्यूक्लियस कैपिटल एम कैलकुलेटेड है ना इज इक्वल टू क्या कहोगे बेटा, टोटल मास ऑफ प्रोटॉन प्लस टोटल मास ऑफ न्यूट्रॉन। बोलो बच्चा, प्रोटॉन का मास प्लस न्यूट्रॉन का मास। ठीक है बेटा, तो क्या कहेंगे इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोटॉन क्या होगा बेटा, तो कहेंगे Z इंटू एम प्रोटॉन। बोलो बेटा, एक प्रोटॉन का मास इंटू Z, ठीक है, प्लस एक न्यूट्रॉन का मास इंटू Mn इज इक्वल टू Z इंटू MP है ना बेटा, प्लस A माइनस Z इंटू Mn। बोलो बेटा, ये होना चाहिए है ना बेटा। ठीक है, लेकिन ये पाया गया, क्या पाया गया कि ऑब्जर्व्ड मास इज इक्वल टू M ऑब्जर्व्ड, मतलब मेजर्ड मास है ना बेटा। जो मेजर्ड मास है ना बेटा, ये हमेशा क्या पाया गया कि इस कैलकुलेटेड मास से कम है। मेजर्ड मास क्या पाई गई बेटा हमेशा कि हर स्टेबल न्यूक्लियस में है ना बेटा, हर स्टेबल न्यूक्लियस में है ना बेटा,
हर स्टेबल न्यूक्लियस में क्या पाया गया कि ऑब्जर्व्ड मास जो है बेटा वो कैलकुलेटेड मास से छोटा है ना? ठीक है, अब देखो यहां तुमने एमपी और एमएन क्या पुट किया, तो कहोगे बेटा एमपी और एमएन है ना बेटा, क्या कंसिडर किया? रेस्ट मास ऑफ प्रोटॉन एंड रेस्ट मास ऑफ न्यूट्रॉन, ये पुट किया बेटा हमने, है ना? ठीक है, तो हमारी वैल्यू एक्चुअल से मैच नहीं करी, है ना? तो हमारे मन में ये डाउट हो सकता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि अंदर का न्यूट्रॉन प्रोटॉन भी मूव कर रहा हो, है ना? तो बेटा मूविंग मास का फॉर्मूला क्या होता है? अकॉर्डिंग टू थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, एम नॉट डिवाइडेड बाई 1 माइनस बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, है ना बेटा? अब इसको देख के बताओ, एम नॉट जो है वो रेस्ट मास है और एम बेटा मूविंग मास है, तो बोलो बेटा इनमें कौन बड़ा है? मूविंग मास बड़ा है या रेस्ट मास बड़ा है? बोलो बेटा कौन बड़ा है? बोलो बोलो, मूविंग मास ना बेटा, ये तो वैल्यू और छोटी हो जाएगी ना, मूविंग मास बड़ा है ना बेटा, बोलो। तो देखो मूविंग मास अगर बड़ा होगा इसका मतलब अगर हम अंदर न्यूट्रॉन का मोशन मानते हैं तो ये मास और बड़ा हो जाएगा, और बड़ा हो जाएगा तो और हो जाएगा डिफरेंस, बोलो, है ना? इसका मतलब रेस्ट और मोशन से हम इस डिफरेंस को एक्सप्लेन नहीं कर सकते, है ना बेटा? इस अंतर को हम एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं, है ना? तो अभी तक हमारे लिए अभी कह सकते हैं जहां तक हमने अभी पढ़ा है उसके हिसाब से हम क्या बोलेंगे बेटा, ये जो मास का डिफरेंस है बेटा, है ना, ये हमारे लिए एक तरह से, है ना, अनसॉल्व्ड रीजन है ना बेटा? ठीक है, ये हमारे लिए अभी को तो अभी तक जहां तक पढ़े बेटा हम लोग, ये हमारे लिए जस्ट एक मिस्ट्री है और इस मिस्ट्री को हमें सॉल्व करना है और समझना है ना? तो मास डिफेक्ट बोलते हैं क्या हम लोग बेटा? डेल्टा एन। ठीक है, क्या है ये? तो कहेंगे इट इज द डिफरेंस बिटवीन observed and calculated mass in nucleus, है ना बेटा? ठीक है, क्या है? डेल्टा एम इज इक्वल टू मास कैलकुलेटेड माइनस मास ऑब्जर्व्ड। ठीक है बेटा? तो अब ये क्या है, क्यों है, कितना है, इसकी बात करेंगे। ठीक है बच्चा, लिख लो, इसको नोट कर ले बच्चा। सोनाली, हाँ बच्चा, वही तो हम बोल रहे हैं कि न्यूट्रॉन प्रोटॉन मूव नहीं करते, अगर मोशन मानेंगे तो और बड़ा हो जाएगा, है ना? तो मोशन नहीं मान सकते ना। श्वेताश्व, हेलो सर। बोलो बेटा। सर जो पिछला वाला क्वेश्चन था न्यूट्रॉन स्टार का सेकंड वाला, हाँ उसमें सर ये तो यही मतलब निकल रहा है ना कि फोटॉन्स जाने के बाद रिफ्लेक्ट नहीं होंगे, मतलब वापस नहीं आ पाएंगे। बेटा, हमने जहां तक साइंस पढ़ी है ना, उसके हिसाब से यही कारण है ना? Yes. देखिए हमने जहां तक साइंस पढ़ी है, क्या वो कंप्लीट है? नो सर, नहीं ना, बहुत सारे डिस्कवरीज बाकी है ना, है कि नहीं? Yes, तो हमें जहां तक साइंस आता है, हम तुम जहां तक पढ़े हैं, है उसके हिसाब से लॉजिक तो ही लगता है बेटा कि फोटोन नहीं एस्केप कर पाया, इसका मतलब ब्लैक होल है ना? और सर एक और डाउट था सर। क्या सर ये पूछना था कि क्या पिछला वाला जो केस था उसको ऐसे रिलेट कर सकते हैं क्या कि कोई पार्टिकल था और वो किसी वॉल से जाके इनइलास्टिक कोलिजन कर गया? हाँ, ऐसा कोई रिलेशन कर सकते हैं? सही होगा कि मतलब इसका कोई वो भी है? कुछ भी सोचो ना बेटा, तो उससे आगे सोचो, उसकी सोचो अगर तो आगे सोचो, है ना बेटा? चलो इलास्टिक कोलिजन हो गया तो एनर्जी लॉस हुई,
यस सर। एनर्जी लॉस होगी तो किसी एक का सिस्टम का बढ़ेगा टेम्परेचर, यस सर। सिस्टम का बढ़ेगा तो क्या होगा टेम्परेचर और ज्यादा करेगा बेटा इमिट रेडिएशन, है ना। यस सर। इसका मतलब सिर्फ इलास्टिक कोलिजन ही इसका कारण नहीं हो सकता, राइट ना। यस सर। यस यस सर, सही कह रहे हैं। उसका कारण ठीक है। ये तो रेस्ट मास है बेटा विशाल। टेस्ला साहब, लाइट की वेलोसिटी को हमारी साइंस यही मानती है कि ये रिलेटिविस्टिक इनवेरिएंट है। इसका मतलब ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड नहीं करता है ना। ये मानी गई है कि लाइट की स्पीड हर ऑब्जर्वर के लिए सेम ही होती है। ठीक है, हमें नहीं कहते कि ये सही है, हमें कहते हैं कि हमारा आधार ये है। बोलिए टेस्ला साहब। सर लेकिन आइंस्टाइन तो यही प्रूफ कर रहे थे कि सर हर ऑब्जर्वर के लिए डिफरेंट होता है सर। क्या सर यही कि रिलेटिव हर होता है ऑब्जर्वर के लिए क्या होता है डिफरेंट? सर। लाइट का स्पीड नहीं बच्चा, वो तुम गलत सोच रहे हो। उसने कहा था हर ऑब्जर्वर के लिए उसकी डायमेंशंस, लेंथ, लंबाई, चौड़ाई, मोटाई, मास एंड इवन टाइम भी उसकी स्पीड पे डिपेंड करती है ना। लेकिन यही माना गया था कि लाइट की स्पीड किसी फ्रेम में सेम बदलती नहीं, हमेशा सेम रहती है। जैसे कि तुम काइनेमेटिक्स में क्या पढ़े हो, बोलो, कि अगर कोई बॉडी v1 से जा रहा है और एक बॉडी v2 से जा रहा है ना, तो रिलेटिव वेलोसिटी कितनी बोलेंगे? v1 माइनस v2, है ना। ठीक है, तो मान लो अगर कहूं कि एक फोटोन हो, एक फोटोन जा रहा हो कितने स्पीड से? c/2 के स्पीड से, और एक फोटोन इधर आ रहा हो कितने से? c/4 की स्पीड से। तो इसका रिलेटिव वेलोसिटी क्या कहा जाएगा? c/2 प्लस c/4, है ना। यस सर। समझा। लेकिन अगर ये जा रहा हो 3c/4 से और ये जा रहा हो 3c/4 से, है ना बेटा, तो इसकी रिलेटिव वेलोसिटी होनी क्या चाहिए? 3c/2, है ना। लेकिन नहीं, इसको c ही बोलते हैं, है ना बेटा। रिलेटिव वेलोसिटी कभी भी c से एक्सीड नहीं करेगी। जब c से एक्सीड करने लगेगा तो कॉन्सेप्ट ये लगाएंगे कि लाइट स्पीड ज्यादा कुछ नहीं हो सकता पॉसिबल, है ना। तो लाइट की स्पीड पे आने के बाद वो रिलेटिव वेलोसिटी ये कॉन्सेप्ट इस्तेमाल नहीं होंगे, समझा। यस सर। लाइट की स्पीड के आसपास जाने पे और दूसरी चीजें डिपेंड करने शुरू कर देती है, लेकिन लाइट का स्पीड हम यही मानते हैं कि इनवेरिएंट है। यस सर। ठीक है, ओके सर, थैंक यू सर। हाँ, ओके बच्चा। ऋतुराज बोलो। ऋतुराज बोलो। नहीं बोलना है, चलो कोई बात नहीं। देख बच्चा, सब लोग ये बात समझ ले, मॉडर्न फिजिक्स जब हम लोग को पढ़ना है 11th-12th में, ये ना समझ में आने का वजह या इसके क्वेश्चन न बनने का वजह तुम्हारा ज्यादा सोचना है ना बेटा। ठीक, ये बात मान, मॉडर्न फिजिक्स में जितने डेवलपमेंट हो चुके हैं, है ना, वो समझ कि एक कमरे इतना हो चुका है, डेवलपमेंट हो चुका है कमरे इतना, और तेरा सिलेबस में है एक एटम इतना। बात समझे? एक एटम का वॉल्यूम जो है वही तेरा सिलेबस है, लेकिन डेवलपमेंट एक कमरे के बराबर हो चुका है ना। तो उससे तुम पूरे चीज को एक्सप्लेन नहीं कर सकते, ऑब्वियस ही बात है, वो नहीं हो पाएगा एक्सप्लेन, है ना बेटा। तो जितने तुम्हारे पास रिसोर्सेज है बेटा, बस उसी को इस्तेमाल करना सीखो, है ना बेटा। ऐसे करोगे तो ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, ज्यादा अच्छा स्कोर पर कर पाओगे। ठीक है बच्चा। चल देख, हम लोग समझते हैं बेटा क्या फिजिक्स 11th-12th तक ही है? नहीं ना बेटा, 11th-12th तो कहा जाता है साइंस फॉर एवरीवन, इतना हर किसी को आना चाहिए, है ना। 11th-12th के साइंस को कहा जाता है साइंस फॉर एवरीवन, इतनी जानकारी हर किसी को होनी चाहिए, है ना। ये कोई बहुत बड़ा साइंस नहीं है। जब बड़ा साइंस शुरू होगा जब जाओगे तुम ग्रेजुएशन में, जब आगे पढ़ोगे, एमएससी करोगे, किसी एक पार्टिकुलर टॉपिक को लेके पीएचडी करोगे, उस पर रिसर्च करोगे, है ना। और ध्यान रखना, वो रिसर्च होगा, वो सर्च नहीं है। रिसर्च मतलब जो पहले से खोजा हुआ है तुम उसको खोज रहे हो
चल देख, आइंस्टीन मास एनर्जी इक्विवेलेंस की बात की जाए बेटा, देखते बच्चा। तो आइंस्टीन मास एनर्जी इक्विवेलेंस में आइंस्टीन का यही कहना था बेटा, क्या कि जो मास है, जो बॉडीज का मास है बेटा, है ना, वो सिंपल एनर्जी का फिजिकल रिप्रेजेंटेशन है और कुछ नहीं, है ना। द अल्टीमेट चीज इस यूनिवर्स में क्या है बच्चा, तो एनर्जी है ना। तो अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन क्या कहेंगे हम लोग कि अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन, है ना बेटा, मास इज फिजिकल, मास इज फिजिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनर्जी, है ना बेटा। मास क्या है, एनर्जी का फिजिकल रिप्रेजेंटेशन है ना बेटा। हम क्या कहेंगे, मास एंड एनर्जी, मास एंड एनर्जी आर इंटर कन्वर्टिबल, समझा बेटा। वो क्या है, एक दूसरे में कन्वर्ट हो सकते हैं, है ना, ठीक है। मास और एनर्जी इक्विवेलेंट है, और अगर इक्विवेलेंट है इसका मतलब ये हुआ कि गेन इन एनर्जी, गेन इन एनर्जी, है ना बेटा, कॉजेज गेन इन मास, है ना बेटा। कहता है कि अगर किसी सिस्टम में एनर्जी गेन हुआ तो समझो मास गेन हुआ, ठीक है बेटा। एंड लॉस इन मास रिजल्ट लॉस इन एनर्जी, समझा बेटा। एनर्जी गेन करना तो मास गेन करना, है ना, और मास लॉस करना तो एनर्जी लॉस करना, ठीक है बच्चा। क्या कहेंगे इसमें हम लोग बेटा, ए मास एम जो मास है बेटा इन ट्रांजिट, ट्रांजिट का मतलब जो कन्वर्ट होने वाला है, जो कन्वर्ट होने वाला है ना बेटा, इज इक्विवेलेंट, ये बच्चा इक्विवेलेंट है ना, किसके, टू एनर्जी कैपिटल ई, एक कैपिटल ई एनर्जी के बच्चा इक्विवेलेंट है ना। और कितना है ये, सो ई इज इक्वल टू एम इंटू सी स्क्वायर, ई इज इक्वल टू एम इंटू सी स्क्वायर, ठीक है बच्चा। इसमें अगर तुम एम को पुट करोगे किलोग्राम में, है ना, तो लाइट की स्पीड पुट करना 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, है ना बेटा। ऐसे तुम पुट करोगे तो तुम्हारी वैल्यू जो आएगी बच्चा, वो एनर्जी वो जूल में आएगी, है ना। और अगर इस मास को अगर तुम AMU में पुट करते हो, AMU मतलब एटॉमिक मास यूनिट, है ना बेटा, तो तुम्हें क्या पुट करना है, सी स्क्वायर की वैल्यू, तो तुम्हें पुट करनी है सी स्क्वायर की वैल्यू 931.5, है ना बच्चा। तो किसमें आएगा एनर्जी, ये आएगा मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मेगा मतलब 10⁶ इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है बच्चा, बात समझा, ठीक है बच्चा। एक डाटा याद रखो, काम आएगा बहुत जगह। क्या काम आएगा, एमई क्या हुआ, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू सी स्क्वायर इज इक्वल टू 511 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब ये क्या निकाला हम लोगों ने, तो इसे कहा जाएगा रेस्ट मास एनर्जी, किसका है बेटा ये, ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब अगर एक इलेक्ट्रॉन पूरा एनर्जी में कन्वर्ट हो जाए तो इतनी एनर्जी मिलेगी, है ना। क्यों याद करना है ये, क्योंकि देखो ये चैप्टर क्या है, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में क्या होगा, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से बहुत भारी होगा, है ना। तो इलेक्ट्रॉन को साथ में रख करके कैलकुलेशन बहुत मुश्किल हो जाएगा, समझ सकते हो ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास बहुत छोटा है बेटा, ठीक है। इसलिए इलेक्ट्रॉन की एनर्जी याद रखो, ME इंटू सी स्क्वायर, ठीक है। लिख लो, लिख ले बच्चा। बोल भाई, आई नॉट स्टडी IIT, IIT स्टडी मी,
गजब, क्या डाल लिखा है डालोग यार। तू तो बात कर यार, तेरे से बात करके मैं अपने आप पे गर्व महसूस करूंगा। बात कर भाई। ये तो बात ही नहीं कर रहा यार, बुरा मान गया ये। क्यों बुरा माने हो यार, मैंने कुछ गंदी बात तो की नहीं। आदित्य सर रेजो सर से रिलेटेड एक क्वेश्चन था। जैसे रेजो सर पे इन्होंने क्या किया कि 12th के सारे शीट्स के इन्होंने सोल्यूशन भी दे दिए पीडीएफ फॉर्म में, है ना? हाँ तो क्या ऐसे ये लोग 11th के टॉपिक के साथ कर सकते हैं क्या? मतलब आप एक बार बात कर सकते हैं उनसे। 11th के बच्चों को मिल गया होगा शायद ये। हाँ, तो 11th के बच्चों को तो मिलेगा ही, तो वैसे हम लोग के हम्म। में नहीं कर सकते कि 12th का तो दिया ही है, 11th क्यों का नहीं भी कर साथ सकते में हैं? तो अपलोड कर रिक्वेस्ट दें। करो, मेल करो, तुम्हें तो मेल करो, किनको मिलना करें? चाहिए तुम्हें मिलना चाहिए वो चीज। भेजो सर पे कोई नंबर दिया होगा ना, उनसे बात जो करो। उनका ऑनलाइन या क्लासेस सबसे का अच्छा जो ये होगा ना, ईमेल दिया था वो। सबसे अच्छा क्या होगा, तुम्हारे पास 3-4 ईमेल आईडी ले लो। एक पहला नंबर तो वर्मा सर का आईडी ले लो, ईमेल आईडी। SPR सर का आईडी ले लो, ठीक है ना? और जो रेयो सर पे दिया होगा ईमेल आईडी, उसको भी आईडी ले लो। 3-4 लोगों को एक साथ ईमेल करो, यस समझे बच्चा? है यस ना? जब 3-4 लोग साथ मिलोगे, हो सकता है तुम्हें कोई रिप्लाई ना आए, क्वाइट पॉसिबल रिप्लाई ना आए, बट कीप मेलिंग। यस हर 2 दिन 4 दिन मेल करो, ठीक है? यस तो देखना तुम हो सकता है कि 1 हफ्ते 2 हफ्ते में तेरा काम बन जाए, ओके सर, है ना? ठीक है। यस सर, थैंक बस यू सर। लेकिन शराफत से ईमेल में कोई बदतमीजी वाली बात मत करना तुम लोग, सर नहीं सर, शराफत से। दो तीन हाँ सेंटेंस में शराफत, हम्बल हाँ रिक्वेस्ट की हाँ सॉल्यूशन हम्बल कंप्लीट कर रिक्वेस्ट। दें। दुनिया में जानते हो, शराफत से सब काम होते हैं। वो लोग जिनमें धैर्य कम होता है ना बेटा, वही लोग कहते हैं कि शराफत से कोई काम नहीं होता। हाँ, है ना? यस सर, थैंक यू सर। बस धैर्य को मजबूत रखो, सब काम होगा। ओके सर। चलो ओके बच्चा। ओम बोलो बेटा। सर मेरे को पूछना था, ये मास एम इन ट्रांजिट क्या लिखा हुआ है? मतलब बच्चा, ट्रांजिट का मतलब क्या है? कन्वर्जन मोड में, जो बदलने वाला हो, है ना बच्चा? ऐसी चीज जो बदलने वाली हो, जो एनर्जी से मास में आ रही हो या मास से एनर्जी में जा रही हो। मतलब कन्वर्जन स्टेज टाइप का। हाँ, कन्वर्जन स्टेज में हो। ओके। अबे बोलो, अभय। नहीं बोल रहा, कोई बात नहीं। अरे नहीं रे, ये बहुत ज्यादा एनर्जी नहीं है बच्चा, ये बहुत ज्यादा एनर्जी नहीं है। 511 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट निकालेगा तो 1 जूल से भी बहुत कम आएगा। देख ले, ये 10 का पावर -19 और ये 10 का पावर 3, तो कितना हुआ? 10 का पावर -16। -16 में 2 जीरो और जोड़ दो, 10 पावर -14 तो हो रहा है ना? सोच, एक रोटी खाता है तुम, तो एक रोटी में होता है लगभग 60 कैलोरी, और 1 कैलोरी होता है 4.2 जूल। तो 240 जूल का तू एक रोटी खाता है, और इसको तुम बोल रहा है बड़ा एनर्जी? नहीं ना? सर कौन सी मेल आईडी पे करें? तुमको जिसका जिसका नाम पता है ना बेटा, उसके इनिशियल के आगे resonance@resonance.ac.in लगा देना, ठीक है? जैसे मेरा नाम ओम प्रकाश है, तो ओपी है, OP@resonance.ac.in। बट ध्यान रखे, मुझे मेल नहीं करना है। ये एग्जाम्पल था, ठीक है ना? मुझे मेल करके कोई फायदा नहीं होगा। चलो आगे देखो बेटा। और सर एक मोटिवेशनल क्लास भी लगवा दो। क्वेश्चन देखा जाए बच्चा। क्वेश्चन हमारा बहुत सिंपल, कहता है बेटा मैन है, ये मैन ऑफ मास। अच्छा बताओ बेटा, क्वेश्चन का जवाब दो। अगर मान लो वाटर बेटा आइस में कन्वर्ट हुआ, तो उसका मास घटना चाहिए या बढ़ना चाहिए अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन थ्योरी? बोलो बोलो। वाटर अगर आइस में कन्वर्ट होगा तो मास घटेगा या बढ़ेगा? घटेगा, बिल्कुल सही बात। क्या हुआ बेटा? एनर्जी लॉस हो गई, तभी ठंडा हुआ ना। एनर्जी लॉस हुआ तो मास घटेगा, है ना? लेकिन ऐसी कोई बात हमने हीट में नहीं करी, ऐसी कोई बात हमने मैकेनिक्स में नहीं करी, है ना? एक बार करके देखते हैं। तो दिखते हैं बेटा, मैंने कहा एक मैन है, उस मैन का मास है बच्चा 50 किलोग्राम, ए मैन ऑफ मास 50 किलोग्राम, है ना बेटा? एक्सेलरेट किया, है ना, फ्रॉम 0 मीटर पर सेकेंड टू 20 मीटर पर सेकेंड। 20 मीटर पर सेकेंड तो बढ़िया अच्छा खासा स्पीड है भाई, है ना? 20 मीटर पर सेकेंड, सोचो इसको 18/5 से मल्टीप्लाई करो
तो 72 किलोमीटर पर आवर। 72 किलोमीटर पर आवर से कौन दौड़ता है आदमी जी? 72 किलोमीटर पर आवर से गाड़ी चलती है। अब वो गाड़ी अगर चलाओगे तुम सड़क पे अपने मोहल्ले के अंदर, अपने शहर के अंदर, तो फाइन लग जाएगा तेरे को, है ना? तो फाइन नहीं लग रहा आदमी को, ये बात तो, ये स्पीड ठीक ठाक है, अच्छा खासा हमारा स्पीड है ना? इसके लिए बात करें तो सवाल कहता है फाइंड गेन इन मास। तो बताओ ये कितना मास गेन किया अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन्स मास एनर्जी इक्विवेलेंस, है ना बेटा? स्पीड बढ़ी है तो काइनेटिक एनर्जी गेन किया ना, काइनेटिक एनर्जी गेन किया तो बड़ा होगा। उसेन बोल्ट दौड़ता है 45 किलोमीटर पर आवर पे, वाह, वो तो इलेक्ट्रिक बाइक से भी तेज दौड़ता है भाई। चीता दौड़ता है इतनी स्पीड से, लेकिन हम चीता की बात नहीं कर रहे हैं, जो पीता है उसकी बात कर रहे हैं हम। अब है, डू यू वांट टू से समथिंग? सर जब हम वर्कआउट करते हैं तो एनर्जी मतलब लॉस होता है। लॉस होता है, सही बात। हाँ, तो मास भी लॉस होता है इसके साथ। हाँ, इसके अकॉर्डिंग होना चाहिए, मास लॉस होता है ना? अब कितना होता है देखते हैं, ठीक है? आइंस्टीन के अकॉर्डिंग टू उल्टा हो रहा है सर। कैसे? अच्छा, समझ गया। आइंस्टीन के अकॉर्डिंग उल्टा हो रहा है ना? लेकिन ये उल्टा में कितना हो रहा है एक बार कैलकुलेट करके देखो, समझ में आएगा तुमको, ठीक है? ठीक है सर। धोनी स्पीड 32 किलोमीटर पर आवर। कर बच्चा, कर इसको। पंकज बोल रहा है आइंस्टीन एलियन था सर, नालायक कहीं का। आइंस्टीन को एलियन बोल रहे हो? सब पता था उसको, फ्यूचर से आया होगा। पंकज बोल रहा है फ्यूचर से आया था आइंस्टीन। मैं डिस्कवरी करूं? बाप रे बाप, मेरा घर में सामान खो जाता तो मैं ढूंढ नहीं पाता यार, मैं डिस्कवरी करूं? मैं तो रिकवर नहीं कर पाता, रिकवर नहीं हो नहीं पाता मुझसे, डिस्कवर क्या होगा? हाँ, घर में कोई सामान खो जाता है मेरा तो मुझसे मिलता नहीं ढूंढने से, मतलब आई एम नॉट एबल टू रिकवर। कर बेटा कर। चल बच्चा देखें, तो देख बेटा, सॉल्यूशन में अगर मैं लिखूं गेन इन काइनेटिक एनर्जी, है ना बेटा? तो बताओ काइनेटिक एनर्जी में कितने का गेन हुआ इसका? तो गेन इन काइनेटिक एनर्जी हुआ बेटा इसका हाफ mv² इज इक्वल टू हाफ इंटू 50 इंटू 20², है ना बेटा? ये कितना हो जाएगा? 50 गुना 20, 1000। इसका मतलब 10 टू द पावर 4 जूल। बोलो बेटा, 10 टू द पावर 4 जूल, है ना बेटा? तो अब कहता है इसके अकॉर्डिंग अगर मैं आइंस्टीन मास एनर्जी इक्विवेलेंस की बात करूं तो क्या कहेंगे बच्चे हम लोग? E बराबर mc² में डेल्टा मान लो, तो डेल्टा m कितना हो गया बच्चा? E/c²।
ई हमारा है बेटा 10 टू द पावर 4 और सी का स्क्वायर हो गया 9 इंटू 10 टू द पावर 16। इसका मतलब हो गया बेटा 1.11 इंटू 10 टू द पावर, है ना बेटा। ऊपर गया तो -17 कर लो, 17 में से 4 गया तो -13, कितना किलोग्राम, है ना बेटा। ठीक है, अब देखो 10 के पावर -13 किलोग्राम, ये तो बेटा ये तो हमारा मास बहुत छोटा है ना बेटा। सोचो इतने मास का इस वाले मास के अकॉर्डिंग, है ना बेटा, कोई कंपैरिजन है क्या? कोई कंपैरिजन नहीं ना बच्चा, बोलो, है ना बेटा। ठीक है, इसलिए हम लोग मैकेनिक्स वगैरह में, हीट वगैरह में कभी इस तरह की बात नहीं करी, क्योंकि ये कंपास बहुत ही छोटा है ना बेटा। चलो अब होमवर्क करें डिस्कस। होमवर्क क्या दिया हुआ था बोलो, बताओ होमवर्क क्या दिया हुआ था। सेक्शन जी, निकाला जाए, निकाला जाए बच्चा, सीट निकाला जाए। एक बच्चा लिख रहा है कि हम लोग एलियन ही हैं, हमारा जन्म एलियन से ही हुआ है, हम लोग का जन्म। वो देख लिया है एंशिएंट एलियंस, एक सीरियल आया करता था डिस्कवरी चैनल पे पहले, वही देख लिया है। मत बच्चा देखना, एंजॉयमेंट ठीक है, इंटरटेनमेंट ठीक है, थोड़ा बहुत आईक्यू बढ़ाना ठीक है, लेकिन ज्यादा मत सोचो इसके लिए। चलो सीट निकालो, मॉडर्न का सीट, मॉडर्न का सीट बेटा E बराबर डेल्टा एम में MC स्क्वायर में डेल्टा एम मान लिया मैंने, कोई बड़ी बात नहीं, मैंने दिखाया कि डिफरेंस कितना है। लिखो बच्चा, निकालो सेक्शन जी, एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 सेक्शन जी। एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 सेक्शन जी निकालो। देख बच्चा, हाँ बेटा चेंज इन मास निकाला मैंने। ये कैसे हो रहा है भाई, ये क्या क्या हो रहा है? हाँ चलो, ए बदमाश क्या कर रहा है ये, मस्ती बंद कर। बदमाश कहीं का, सब मस्ती खोर हो गया तुम लोग। लेकिन अब चैट कैसे आएगा? शो निकालो, हाँ अनम्यूट कर दे रहा हूँ। G5 G4 सर। हाँ बच्चा बताता हूँ, एक मिनट रुको, G5 एक मिनट बच्चा, एक मिनट।
देखो भाई G3 में देखते बेटा G3 कहता है ऑन इंक्रीजिंग द ऑपरेटिंग voltage in an X-ray tube to 1.5 times the shortest wavelength decrease by 26 picometer, है ना बेटा? तो कहता है find the value of operating voltage. तो ऑपरेटिंग वोल्टेज की वैल्यू क्या होगी? एक मिनट क्या मैं नीचे कर लेता हूं। चल देख बेटा G3 में G3 कहता है ऑन इंक्रीजिंग द ऑपरेटिंग वोल्टेज एक्स-रे ट्यूब 1.5 टाइम्स, कहता है वोल्टेज को अगर 1.5 टाइम्स बढ़ा दो, है ना बेटा, तो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ डिक्रीजेस बाय 26 पिकोमीटर, फाइंड द ओरिजिनल वैल्यू ऑफ ऑपरेटिंग वोल्टेज। ठीक है बेटा, देखो ये कहता है लैम्डा फाइनल माइनस लैम्डा इनिशियल, है ना बेटा, क्या लिखा है डिक्रीज, इसका मतलब बेटा -26 पिकोमीटर, है ना बेटा। ठीक है, अब हमारा, अब देख बेटा पहले हमारा क्या था, अरे फिर म्यूट हो गया अपने आप। हेलो, हाँ बच्चा, कुछ लोग अनम्यूट कर पा रहे हैं अपने आप को, कुछ लोग अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं अपने आप को। सही है सर, सही हो है। रहा है, हो गए सर, हो रहा है, ठीक है, चलो देखो देखो हो गया सर, सबका हो गया, बढ़िया है सब बढ़िया। स्टार्ट हुआ तो है देख बच्चा, हो गया सर, हो गया, हो गया। हो गया सर। लैम्डा फाइनल क्या हो गया बच्चा, HC अपॉन 1.5 V, और पहले था बेटा HC अपॉन V इज इक्वल टू माइनस पिकोमीटर, पिकोमीटर को बोल सकते हैं देखो तो 10⁻⁻² एंगस्ट्रम, बोलो बेटा, बोल सकते हो ना। इसका फायदा हमको क्या मिलेगा, इसका फायदा हमको ये मिलेगा बेटा कि इसको अब हम पुट कर सकते हैं ना 12,400, बोलो 1.5 V माइनस 12,400 बाई V इक्वल टू माइनस ऑफ 0.26, अब यहां से V निकाल लो। ठीक है, आगे चलो, G4 किसी ने कहा था, देखो बेटा G4 में कहता है एन एक्सरे ट्यूब ऑपरेट्स एट 20 किलो वोल्ट, कोई एक्सरे ट्यूब बेटा है जो 20 किलो वोल्ट से एक्सीलरेट करता है, सपोज द इलेक्ट्रॉन कन्वर्ट 70% ऑफ द एनर्जी इनटू द फोटोन एंड ईच कोलिजन, हर कोलिजन में कन्वर्ट किया, फाइंड द लोवेस्ट 3 वेवलेंथ इमिटेड बाय द ट्यूब। ध्यान देना बेटा, मान ले ये हमारा बेटा सरफेस है, इलेक्ट्रॉन आके इसको अप्रोच कर रहा है ना बेटा, तो बताओ इलेक्ट्रॉन जो इस सरफेस को टकराएगा, है ना बेटा, वो 20 किलो वोल्ट से एक्सीलरेट करने के बाद गया है बेटा, है ना, तो बताओ टकराने से पहले उसकी एनर्जी कितनी होगी बेटा, 20 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा ना, बोलो। और जब बेटा ये 20 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा, है ना, जब ये 20 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा और टकराएगा, है ना बेटा, तो 70% एनर्जी लॉस कर देगा। इसका मतलब कितना लॉस कर देगा, 14 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना बेटा, ये क्या हो जाएगा इक्वल टू HC बाई लैम्डा 1, बोलो होगा, तो लैम्डा 1 निकल गया बेटा। अब सोचो 14 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट लॉस किया बेटा, इसका मतलब उसके पास 6 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट अभी बचा है, बोलो बोलो बच्चा, बात समझ में आ रही है, 6 अभी बचा है, इसका मतलब 6 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ये फिर टकराएगा बेटा, है ना, तो फिर देखो फिर लॉस करेगा 70%, है ना बेटा, तो 6 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट का 70% कितना हो गया बताओ, 4.2, इसका मतलब 4.2 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एक और फोटोन निकलेगा, बोलो लैम्डा 2, अब यहाँ से लैम्डा 2 निकाल लो। ठीक है, अब देख बच्चा ये टकराया कितने से, अब कहेंगे 4.2 लॉस हो गया, जब 4.2 लॉस हो गया बेटा, इसका मतलब क्या हुआ, अभी उसके पास 1.8 और बचा है, तो 1.8 से फिर टकराएगा ये, बोलो, तो फिर निकलेगा बाहर एनर्जी कितनी, 1.8 का 70% इक्वल टू HC बाई लैम्डा 3, तो लैम्डा 3 निकल गया बच्चा, समझ गए सर फिर क्यों आगे टकराएगा, पूछो, बोलो बेटा। इसमें इलेक्ट्रॉन बार बार ऐसे क्यों टकराएगा, ऐसे कैसे हम अरे बच्चा बताते हैं। याद करना, 20 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट कैसे मान लो, उसके रफ डायग्राम को याद करो,
हाँ बनाओ, यहाँ बनाता हूँ लाल कलम से। देखो बच्चा, यूं था ना, बोलो मेटल टारगेट, और यहां से ना आता है बेटा इलेक्ट्रॉन, बताओ, है ना। तो देख बेटा, इलेक्ट्रॉन आगे इसका अप्रोच क्यों किया था? क्योंकि तुमने यहाँ पे लगाया था बेटा एक्सीलरेटिंग वोल्टेज, तो एक बहुत स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे काम कर रहा था ना, बोलो, समझा ना। तो जब इसको Yes, sir. टकराया बेटा, एनर्जी लॉस किया, अपोजिट डायरेक्शन में वेलोसिटी आई, तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड से फोर्स लगेगा ना इस तरफ, ई, यही Yes, फोर्स से sir. फिर टकराएगा वापस वो। अब बात समझा? जी सर, समझ गया। आगे चलो। 5 किसने बोला था? 5 किसने बोला था? हाँ 5 देखो। 5 कहता है बेटा सवाल में कि 5 कहता है बच्चा, फिगर शोज वेरिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे, है ना बच्चा। तो हमसे पूछा गया है पहला, नेम द कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे, नाम बताना है बेटा। तो देखो, तो ये लिखते हो ना फॉर्मूला, रूट एफ इक्वल टू ए ऑफ जेड माइनस बी, बोल बेटा, है ना। Yes, अब yes, देखो ये sir. वाला पॉइंट को पकड़ो, ये वाला पॉइंट पे क्या दिख रहा है कि b इक्वल टू 1 है बेटा, बोल, यस सर। है ना। b इक्वल टू 1 है, इसका मतलब क्या है बताओ? के सीरीज होगी। के सीरीज में बेटा, अब सुनना ध्यान से, नीचे के डायग्राम को देखो। अगर हम कहते हैं बेटा ये वाला इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, है ना बेटा, तो बताओ रेड वाला ट्रांजिशन को देखो बेटा, रेड वाले ट्रांजिशन में कौन सा इलेक्ट्रॉन रिपेल करेगा? एक, बोलो, है ना। लेकिन अब देखना, अब मैं कहता हूं इस वाले ट्रांजिशन में ग्रीन, ग्रीन में देखना, जब यहां से आएगा बेटा के बीटा मान लिया, ये रेड का वाले का मतलब क्या हो गया? रेड वाले का मतलब हो गया के अल्फा, और ग्रीन का मतलब क्या हो गया? के बीटा, है ना। तो बताना बेटा, ये अप्रोच करेगा तो ये वाला भी रिपेल करेगा, ये वाला भी रिपेल करेगा, और ये वाला भी रिपेल करेगा, ये वाला भी रिपेल करेगा, बोलो। यस सर। तो बी की वैल्यू 1 होगी कि नहीं होगी? नहीं ना बच्चा? No, no, नहीं सर, नहीं होगी। इसका मतलब के अल्फा होगा ना, फला का आंसर, बोलो। क्लियर? अब कहता है फाइंड द एनर्जी ऑफ फोटोन, कहता है बेटा फोटोन की एनर्जी बताओ, फोटोन की एनर्जी बताओ, emitted when x-ray photon emitted by the metal having atomic number z। अब तो कर लोगे ना? Yes, सर, ये हो गया। इधर फॉर्मूला लगा आ जाएगा आंसर। आगे चलो। G7। G7 देखो बेटा, G7 में सर कोटा में ऑफलाइन क्लास स्टार्ट हुआ है क्या? नहीं बच्चा, अभी तो स्टार्ट नहीं हुआ, अभी ऑफलाइन स्टार्ट नहीं हुआ है, गवर्नमेंट ही अलाउ नहीं किया बेटा। जब तक गवर्नमेंट अलाउ नहीं करेगी अभी तक कोई कुछ नहीं कर सकता। देख बच्चे, सवाल में कहता है हाइड्रोजन लाइक एटम, ए हाइड्रोजन लाइक एटम एटॉमिक नंबर z इज इन ए हायर एक्साइटेड स्टेट ऑफ क्वांटम नंबर n। मान ले बच्चा क्वांटम नंबर n तक वो एक्साइटेड है ना। मेक्स इट ट्रांजिशन टू फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, बोल बेटा फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का मतलब क्या हुआ? बोलो बोलो। ग्राउंड स्टेट। ना बेटा, n equals to 2, yes sir। और 2 तक आने में देख बेटा, ये दो फोटोन निकला है ना। एक फोटोन है बच्चा 10.2 का, और एक फोटोन हमारा है 17 का, तो दोनों को जोड़ दो तो कितना हो गया? 27.2। 27.2 ना बेटा, तो 27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट शुड बी इक्वल टू क्या होना चाहिए? इस वाले ऑर्बिट और इस वाले ऑर्बिट की एनर्जी का डिफरेंस, इसका मतलब माइनस 13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, माइनस ऑफ फिर माइनस 13.6, है ना बेटा, जेड स्क्वायर बाई 2 स्क्वायर, बोल बच्चा होगा इक्वेशन नंबर 1। अब कहता है बेटा अल्टरनेटिवली द एटम फ्रॉम द सेम एक्साइटेड स्टेट कैन मेक ए ट्रांजिशन टू द सेकंड एक्साइटेड स्टेट, मतलब n इक्वल टू 3, है ना बेटा। तो क्या क्या है देखो, 4.25 है, 5.95, दो फोटोन आया बेटा यहाँ भी, एक 5.95 का है और एक 4.25 का, दोनों को ऐड कर लो कितना हो गया? 10.2। 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू माइनस
13.6 z square by n square minus of 13.6 z square by 3 square। बोलो बेटा होगा। इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों को डिवाइड कर ले बेटा, n निकल जाएगा, बताओ। यस सर हो जाएगा। आगे बोलो। सर पार्ट 2 का G13 देखेंगे एक बार। पार्ट 2 का G13 मतलब इसमें नहीं पूछना किसी को और? नो सर। नहीं पूछना, चलो पार्ट 2 का पार्ट 2 में E1 आ जाओ। पार्ट 2 का G1 चाहिए। E1 पार्ट 2 का E1 कहता है हाइड्रोजन जैसे 3 फोटोन है बेटा, है ना, कमिंग फ्रॉम इमिशन स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन सैंपल आर पिक्ड अप, द एनर्जीज आर 12.1 10.2 1.9। क्या होगा देखते हैं बच्चा, तो बोलो तो बेटा हाइड्रोजन जैसा एटम है ना बेटा ये। अब कहता है 10.2 का मतलब बेटा हाइड्रोजन है ना, हाइड्रोजन ही है, हाइड्रोजन ही है बेटा, सिंपल है। देखो देखो तो 12.1 बोलो कहाँ कहाँ का डिफरेंस है? फर्स्ट और थर्ड। फर्स्ट और थर्ड का, इसका मतलब थर्ड से फर्स्ट में आया बेटा, बोलो तो ये 12.1 का आया, बीच में कहीं 2 भी होगा। यस सर। है ना। अब 10.2 कौन सा है बेटा? 2 से 1 और 1.93 से 2 है ना बेटा। अब मुझे बताओ बेटा ये दोनों कोई सिंगल एटम के हो सकते हैं कि नहीं? हो सकते हो सकते हैं। हो सकते हैं, ठीक है। अब बताना मुझे बेटा ये दोनों सिंगल एटम के हो सकते हैं कि नहीं? नहीं। बिल्कुल No, नहीं sir. है ना बेटा। तो कम No, से कम sir. कितने एटम चाहिए? 2। 2 atom. कम से कम 2, तो डी आंसर, या 2 या 2 से अधिक। सर ठीक है ना। सर D12 बता दीजिए। D12 बता दूं। सर D13 भी D12 देखिए। में D12 देख बच्चा, कहता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस, है ना बेटा। इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन एटम इज गिवन बाय, ऐसा फोर्स दिया है बेटा। तो कहता है इलेक्ट्रॉन मूविंग R1 में R2 में चला गया तो टोटल एनर्जी क्या होगा? देखते बच्चे ये तुमको याद है ना, E एनर्जी इन nth ऑर्बिट इज इक्वल टू माइनस पोटेंशियल एनर्जी का हाफ, पता था बेटा, है ना। तो अब देख बच्चा Yes, sir. पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा? पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा बेटा माइनस KE स्क्वायर बाई R होगा बेटा। यस सर। इसका मतलब एनर्जी nth ऑर्बिट में क्या हो जाएगा? तो कहेंगे माइनस KE स्क्वायर बाई 2R1, बोलो 2R होगा। तो फर्स्ट वाले में क्या हो गया? तो माइनस KE स्क्वायर बाई 2R1 और E2 क्या हो गया बच्चा? माइनस KE स्क्वायर बाई 2R2 होगा। इसलिए डिफरेंस होगा बेटा, उतनी एनर्जी आएगी ना। बोलो सर इसे वैसे समझ कर गए? सकते हैं माइनस डेल यू बाई डेल एक्स इक्वल्स टू एफ। उसी तो किया मैंने, ये उसे ही नहीं किया। यस सर यस सर। 13 देख बच्चा, कहता है it is observed that some of the spectral line in hydrogen atom have wavelength almost equal to those of a spectral line in the helium plus ion। कहता है दोनों का स्पेक्ट्रल लाइन बेटा एक जैसा है ना, तो कौन सा हो सकता है? तो देख बेटा हाइड्रोजन वाले में एनर्जी कैसे लिखते हो? माइनस 13.6 1 स्क्वायर बाई n स्क्वायर, बोलो बेटा, है ना। और हीलियम में क्या लिखोगे? माइनस 13.6 जेड स्क्वायर बाई एम स्क्वायर, बोलो बेटा। मान लिया हाइड्रोजन का nth ऑर्बिट और हीलियम का mth ऑर्बिट, है ना, इन दोनों से क्या कहोगे? z इक्वल टू m बाई n, बोलो बेटा, होगा ना। और Yes, z sir. हमारा कितना था? 2। इसका मतलब m बराबर क्या होना चाहिए? बोलो n ना 2n ना, बोलो ठीक है। इसका मतलब Yes, sir. बताओ क्या m इवन ऑड नंबर हो सकता है? m क्या ऑड नंबर हो सकता है? नो सर। नहीं ना बेटा, तो कौन सा ढूंढो ऑप्शन? इसमें तो कोई ऑड नंबर आ गया ना, और ये भी ऑड नंबर आ गया, नॉट अलाउड। ये अलाउड है, ये नॉट अलाउड, नॉट अलाउड, नॉट अलाउड, अलाउड। तो आंसर क्या हुआ? ओनली बी। आई बात समझ में? यस सर। हाँ। आगे चलो, अब जी में आओ। अब पीछे नहीं, कुछ नहीं, पीछे का अब जी में बोलो कौन सा? सर G2। देखो बेटा G2 में, if the voltage across the filament is increased,
है ना, वोल्टेज अगर फिलामेंट का बढ़ा देंगे, लेकिन किसमें बताओ, फिलामेंट में ना, बोलो। यस सर। ठीक है, एक बार डायग्राम देखना है बेटा, रफ डायग्राम। ये टारगेट है ना, ये फिलामेंट में एक लगाए थे बैटरी, क्यों लगाए थे बैटरी बताओ, ये वाला हार्मोनिक फिलामेंट को हीट एमिशन, करने के लिए, हार्मोनिक एमिशन। फिलामेंट को हीट करने के लिए ना बेटा। और यहाँ से एक लगाए थे सेल, याद कर लो, लगाए थे ना। यस सर। यस सर। तो इसको चेंज करने से क्या होगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज करेगा, हाँ है ना बेटा। लेकिन सवाल में किसको चेंज करने कहा है, फिलामेंट को ना, फिलामेंट के तो इसको चेंज करने कहा है, तो क्या होगा बोलो। कुछ नहीं होगा सर। इलेक्ट्रॉन एमिशन बढ़ जाएगा। क्योंकि लैम्डा कट ऑफ में क्या होता है बोलो, HC by ईवी ना बेटा, बी ये वाला HC होता by है बेटा, EV। ये भी थोड़ी होता है, ये वाला भी होता है ना, यस सर। समझे ना। यहाँ Yes, तुम sir. बढ़ाओगे तो क्या होगा, एक सेकंड में ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेगा, बस यही होगा। इंटेंसिटी बढ़ेगा। आगे बढ़ो। बस अरे अबे हमको सही याद दिलाया, पार्ट 2 तो डिस्कस नहीं करना था हम लोग को यार, पार्ट 2 तो डिस्कस नहीं करना था। चलो कोई बात Yes, नहीं, पूछ sir. लो फटाफट, खत्म कर लें अब। जी में और पूछना है किसी को, हो गया सर। हो सर गया, अच्छा हाँ बोलो। खत्म हो गया। सर आपने जो एक्सरसाइज पार्ट 1 के G4 में जो कोलिजन्स का रीजन बताया, तो सर जब वो टकरा के वापस इसमें फ्री चला जाएगा, तो एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 के G4 फिर में से जो बोलो बेटा। कोलिजन्स का रीजन बताया, एक्सरसाइज 1 हाँ पार्ट 1 के G4 में जो आपने बताया था कोलिजन्स का रीजन, कि वो वापस कोलाइड करेगा हाँ पार्टिकल। सर तो जो उसने एनर्जी लॉस कर दी, तो जब वो हाँ वापस एक्सेलरेट होगा, उसके पास वापस एनर्जी हाँ, नहीं आ जाएगी, पर नहीं एनर्जी बच्चा, चेंज हो गई। देखो यहाँ से लौट के फिर यहीं जा रहा है, बताओ। यस सर। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ इसका, 0। डिस्प्लेसमेंट 0, तो इलेक्ट्रिक फोर्स का वर्क कितना, अच्छा ओके सर, 0। ठीक है। तो देख यस बेटा, सर, थैंक होमवर्क में एक्सरसाइज 1 कंप्लीट कर लोगे मॉडर्न का, एक्सरसाइज 2 का पार्ट 1 कंप्लीट कर लोगे, ठीक है ना। और इस वीक का डीईपी क्या टारगेट है, इस वीक का टारगेट डीईपी क्या है, B28 से लेकर के B32, ओके सर। B28 से लेकर के B32 का टारगेट है, ठीक है। लाइव डिस्कशन होगा कि रिकॉर्डेड? डिस्कशन कब होगा सर इसका? लाइव ही करेंगे बेटा इस बार, रिकॉर्डेड करो। रिकॉर्ड करूँ, Record सबका यही ओपिनियन है क्या। सर लाइव लाइव सर लाइव। लाइव सर। देखो देखो सर ऐसा लाइव करेंगे चाहिए। हम, सर लाइव सुनना, लाइव लाइव। मैं लाइव करूं या रिकॉर्डिंग करूं, सर मेरे को टाइम कॉल तो कर लिए। सर सुन रिकॉर्डिंग। तो ले, सुन तो ले मेरी बात। मैं लाइव करूं या रिकॉर्डिंग करूं, मेरे को समय उतना ही देना पड़ेगा, सर यू इस समय तो बदलेगा नहीं, सुन लो, है कि नहीं। तो मैं जब करने वाला होऊंगा रिकॉर्डिंग, तो मैं ग्रुप में लिख दूंगा मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, जो लाइव आना चाहे आ जाएगा, जो नहीं आना चाहे नहीं आएगा, और जो रिकॉर्ड हो जाएगा उसको मैं अपलोड कर यस दूंगा। सर, यूट्यूब पे फाइन, ठीक है यूट्यूब पे लाइव क्यों, इसी में कर लेंगे, जूम पे कर लेंगे, ठीक है। यस चल सर। बच्चा, एक डाउट था सर, क्या पूछो। सर जो अपन ने कैरेक्टरिस्टिक एक्स-रे में ग्राफ बनाया था सर, उसमें जो लैम्डा होता था वो एक स्पेसिफिक वैल्यू आती होगी, क्योंकि जो ऑर्बिट से ऊपर नीचे होते हैं तो बिल्कुल बिल्कुल सही बात। तो सर ये पीक क्यों बन रही थी, एक डॉट बन जाना चाहिए था ना सिर्फ। ये बच्चा पीक का मतलब ये हुआ कि उस वाले में इंटेंसिटी बढ़ गई। देखिए ये क्या था ग्राफ हमारा, ये ग्राफ था बेटा कंटिन्यूअस का, हाँ ये ग्राफ था बच्चा कंटिन्यूअस का, है ना। अगर तुम कहते हो कि यहाँ इस वाले में हुआ कैरेक्टरिस्टिक्स, इस वाले में हुआ कैरेक्टरिस्टिक्स, है ना बच्चा, तो तुम क्या कहो किसी एक ही एटम में ऐसा हुआ होगा, क्या एक से ज्यादा एटम में होना संभव नहीं है, नहीं हो सकता है, इसलिए ने कहा था बेटा पीक होगा। ओके सर, ठीक है सर। और एक और डाउट था, जब इलेक्ट्रॉन आ रहा है और उसकी काइनेटिक एनर्जी कम होती जा रही है एक्सरे में बनाने के लिए, कहाँ से कम हो रही है, एटम में इंटर करते समय। हाँ सर, उसके पास जाते समय। एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ, रुको मैं डायग्राम बनाता हूँ। चलिए न्यूक्लियस हो गया है ना, ये एटम की ऑर्बिट है, तो मान लिया मैं रफली ये सब एटम के ऑर्बिट हैं, है ना। और जब इलेक्ट्रॉन आना शुरू हुआ यहाँ से, तो इसके पास जाने लगा तो स्पीड घटनी शुरू हो गई, ठीक है। आगे बोलो।
वो एनर्जी रिलीज करेगा। हाँ यस सर, तो यहाँ पे ये डाउट था कि अगर वो एक ईवी जैसे कि रिलीज कर रहा है एनर्जी कभी, तो उसके लिए थोड़ी उतने लॉस करना पड़ेगा काइनेटिक एनर्जी का। हाँ तो सर जितनी देर में वो काइनेटिक एनर्जी का लॉस करेगा, उसके बीच में जो एनर्जी बनेगी वो कहाँ जाएगी? वही तो फोटोन में आया। जैसे लेकिन कि मान सर- लो यहाँ पे था इसका 50 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी, है ना? यस सर। और जब यहाँ पहुंचा तो मान लो हो गया 40 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी। हाँ ठीक है ना? तो क्या हुआ, 10 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर का फोटोन बाहर निकल गया। यस सर, तो वो या तो इस 40 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जहाँ पर पहुंचा है वहां पर एक फोटोन निकला होगा। हाँ, तो उसके और ये बीच भी में हो सकता है कि एक एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट के 10 फोटोन निकले हों। अच्छा हाँ ये भी हो सकता है 5 दो निकले, कुछ नहीं बोल सकते इसके बारे में। तभी ना बोले थे बेटा कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम कुछ भी हो सकता है। अच्छा ठीक है सर। ठीक है सर कट ऑफ वेवलेंथ क्या है? क्या बेटा? कट ऑफ वेवलेंथ। कट ऑफ वेवलेंथ, जो फोटोन बाहर निकल रहा है ना, बहुत सारे फोटोन निकलेंगे बाहर, है ना? इनमें से यस सर। जो कम से कम जो वेवलेंथ हो सकता है उसी को बोलते हैं कट ऑफ वेवलेंथ। ओके सर। ओके बच्चा, बाय सर बाय।